क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वक्त से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आखिर वो कौन सा लम्हा होगा जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? आखिर राहुल गांधी की कौन सी रणनीति है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं? आखिर राहुल गांधी किस रणनीति के तहत आगे काम कर रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब बहुत दिलचस्प हो जाते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आपको याद होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 2024 से पहले भाजपा के साथ यह शख्स था, जगन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। मगर आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज उनके पार्टी दफ्तर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जी हां, बुलडोजर के सहारे उनके पार्टी दफ्तर को तोड़ दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह अपने आप में क्या बता रहा है दोस्तों? यानी कि कुछ ही दिनों पहले तक जगन रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे। याद कीजिए, केंद्र सरकार कई ऐसे कानून पारित करती थी जिसमें उन्हें जगन रेड्डी की मदद मिलती थी। कई ऐसे कानून जो किसानों के खिलाफ थे, जो विद्यार्थियों के खिलाफ थे, जो आम इंसान के खिलाफ थे, मगर जगन रेड्डी उन्हें पूरा समर्थन दे रहे थे। आज हालत यह हो गई है कि जगन रेड्डी की पार्टी का जो दफ्तर है उसे तेलुगु देशम पार्टी सरकार तोड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का साथ केंद्र में दे रही है और राज्य सरकार में उनके साथ है। क्या चंद्रबाबू नायडू को यह बात नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यह कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी का नतीजा है? यानी कि जब तक जगन रेड्डी उनके काम आ रहे थे तब तक उनके काम आ रहे थे। तब जगन रेड्डी केंद्र सरकार में हर बिल को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देते थे, आंख बंद करके साथ देते थे। और सिर्फ जगन रेड्डी नहीं, नवीन पटनायक, उड़ीसा में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा अब उड़ीसा में सत्ता में आ गई है। याद कीजिए किस तरह से नवीन पटनायक से विपक्ष गिड़गिड़ाता था कि विपक्ष का साथ दीजिए, मगर यह आदमी धृतराष्ट्र की तरह कुंभकर्णी नींद सोता रहता था, खामोश था पूरी तरह से। भाजपा का कभी इन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया केंद्र में। नतीजा, उड़ीसा से इनका सुपड़ा साफ हो गया। चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं कि जिसने भाजपा का साथ दिया उसका वजूद खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कि अगले 5 सालों में चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की हर उस नीति का साथ देंगे जिसके बाद तेलुगु देशम पार्टी भी खत्म हो सकती है, जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है? यह मत भूलिएगा दोस्तों, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के 4 सांसद तोड़ के उन्हें अपने पार्टी में शामिल करवा लिया था। चंद्रबाबू नायडू के सामने यह भी एक हकीकत है। अब जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक आत्महत्या नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने का, और उनका इंतजार अगले 2 सालों में खत्म हो सकता है, जब महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और फिर हम नहीं भूल सकते 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। और ये जो तमाम राज्य हैं बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, और इन तमाम राज्यों में भाजपा कमजोर पड़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू को इंतजार है इन राज्यों के नतीजे का, और न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को भी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि नीतीश कुमार दरअसल एनडीए में शामिल क्यों हो गए, क्योंकि यह मत भूलिए कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मगर फिर हुआ क्या? हुआ यह दोस्तों कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2 लोग हैं, और इन 2 लोगों ने नीतीश कुमार को समझाया कि देश में एक राम लहर चल रही है, और इस राम लहर के सामने भाजपा को खुद 330 से 350 सीटें मिल जाएंगी। नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43 सीट्स मिली हैं, 43 सीटें, यानी कि राम लहर काम नहीं आई। नीतीश कुमार यह देख रहे हैं। नीतीश कुमार यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से फैजाबाद यानी अयोध्या में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से
बनारस में प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जीते, जबकि उनके तमाम चाटुकार, तमाम एजेंसीज यह कह रही थी कि प्रधानमंत्री 7 लाख मतों से जीतते। कल्पना कीजिए अगर जनवरी से प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का ऐलान हो जाता, आप सोचते हैं क्या होता? मुझे ताज्जुब नहीं होता दोस्तों अगर प्रधानमंत्री वहां से हार भी जाते। और फिर हम यह ना भूलें कि भाजपा को जो 240 सीटें मिली हैं, इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिनके नतीजों पर सवाल उठ रहा है। मसलन मुंबई उत्तर पश्चिम, जहां भाजपा गठबंधन महज 48 वोटों से जीती। फर्रुखाबाद, जीत का अंतर बहुत कम। मेरठ, जीत का अंतर बहुत कम। और यह लगातार शिकायत की जा रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रशासन ने जो एक तरफा रवैया दिखाया, उसी के चलते यह सब हुआ। और अब तो हरियाणा से एक बहुत दिलचस्प खबर आ रही है, वहां पर कुछ सीटों में दोबारा हालात पर गौर किया जाएगा। क्या दोबारा काउंटिंग होगी, दोबारा जो है गिनती होगी, और क्या इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आ सकती है? ये तमाम फैक्ट्स हैं। नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि जिस तरह का फायदा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भाजपा को मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला है। यह मत भूलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जब पुनरुत्थान किया जा रहा था, रिवाइव किया जा रहा था, तब एक ही मंच पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री थे, और उसी मंच से नीतीश कुमार ने तारीफ कर डाली थी उस वक्त की कांग्रेस सरकार की, कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव कांग्रेस सरकार के दौरान डाली गई थी। प्रधानमंत्री का चेहरा तमतमा गया था। नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि भाजपा के हाथ में ताकत है, एजेंसीज हैं, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम बिहार चुनावों के करीब आएंगे, भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करके उस पर पूरा कब्जा करना चाहेगी। नीतीश कुमार जानते हैं किस तरह से भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना को दो फाड़ कर दिया था, एनसीपी को दो फाड़ कर दिया था, और वहां पर उद्धव ठाकरे को हटाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था। और बावजूद इसके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने लड़ाई लड़ी और गठबंधन को, भाजपा गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, चुनाव चिन्हों को लेकर कितना कंफ्यूजन था। एनसीपी के 2 चुनाव चिन्ह, शिवसेना के 2 चुनाव चिन्ह, इस सब के बावजूद अघाड़ी को महाराष्ट्र में जीत मिली। और अब यह भी कहा जा रहा है कि 1 साल में महाराष्ट्र में चुनाव है, और वहां पर भी उद्धव ठाकरे वापसी करने वाले हैं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। यह मत भूलिएगा किस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीधी चुनौती दी प्रधानमंत्री को कि आइए कैंपेनिंग कीजिए, आइए यह मुकाबला आपके और मेरे बीच हो जाइए। यह उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास बोल रहा है। इस पर भी नीतीश कुमार की निगाह है। सुनिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था। आणि मोदीजी, मी तुम्हाला आमंत्रण देतोय, विधानसभेचा प्रचार महाराष्ट्रात आत्तापासून सुरू करा. मी आहे आणि तुम्ही आहे, फक्त या शेंडाने बाजूला ठेवा. नाव चोरायचं नाही, वडील चोरायचे नाहीत, धनुष्यबाण चोरायचं नाही. धनुष्यबाण बाजूला ठेवा, नवीन निशाणी घ्या, मिंद्याच्या वडिलांचा फोटो लावा आणि या समोर. यानी कि बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, हमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर निगाह डालनी पड़ेगी। क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, इस वक्त खामोश हैं। इस वक्त शायद ये लोग स्पीकर के पद के लिए भी दावेदारी पेश ना करें, मगर वो जानते हैं कि बीजेपी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो विपक्ष को नोच देती है, खत्म कर देती है, एजेंसीज के सहारे, पैसे के सहारे और ताकत के सहारे। और स्वाभाविक सी बात है, ना नीतीश कुमार ना चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक आत्महत्या करना चाहेंगे। इन दोनों को इंतजार है इन 4-5 राज्यों के चुनावी नतीजों का। और अगर इन 4-5 राज्यों में भाजपा कमजोर पड़ती है, हार जाती है, तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 5 साल का कार्यकाल करना मुश्किल हो जाएगा। और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, पार्टी के अंदर भी गुजरात लॉबी को लेकर बेतहाशा नाराजगी है।
भाजपा के कई नेता गुजरात लॉबी से नाराज हैं और यह जंग हमें कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन को 43 सीटें आई और उस वक्त गुजरात लॉबी इसका ठीकरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर फोड़ना चाहता था, तो यूपी बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी हुई। यह सवाल तक उठने लगे कि क्या प्रधानमंत्री को चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में पेश किया जा सकता है। यह सवाल उठने लगे। अब पार्टी के नेता धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान के बेटे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पिता की इज्जत दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक है। कहीं ना कहीं एक बेटे के दिल की कसक है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनावों में उन्होंने कितनी मेहनत की थी। शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की तरह वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने क्या कहा था। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। यानी कि वक्त का इंतजार न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, बल्कि पार्टी के अंदर कई नेता कर रहे हैं। और इसी बात के मद्देनजर राहुल गांधी भी एक सोच के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी पर गौर करें तो आपने देखा होगा कि उन्होंने नीट के छात्रों के साथ मुलाकात की। वो लगातार युवाओं से संपर्क साध रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो सिर्फ छात्रों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। सवाल किया जा रहा है, देश की जनता के सामने ये दो तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जो लगातार पीड़ित छात्रों के साथ मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करने के बावजूद छात्रों से नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी समानांतर तौर पर 3 राज्यों में पार्टी को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। उसे आधा दर्जन सीटें मिली हैं। राहुल गांधी इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात में हालांकि पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है, मगर राहुल गांधी जानते हैं कि 2017 में उनमें और भाजपा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। अगर वो उसी बढ़त को बनाए रखते और पार्टी में अनुशासन बना रहता तो हो सकता है 5 साल बाद, यानी कि 2022 को जब चुनाव हुए थे, तो कुछ चमत्कार भी हो सकता था। इसीलिए राहुल गांधी का फोकस गुजरात पर भी है। मध्य प्रदेश, दोस्तों मध्य प्रदेश में कहने को कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, मगर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी एक बार फिर इस राज्य में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। अब नए सिरे से मध्य प्रदेश में जान फूंकी जा रही है। राहुल गांधी दरअसल क्यों उम्मीद देख रहे हैं? राहुल गांधी के सामने कर्नाटक जैसा राज्य भी है जहां पर वो सत्ता में हैं। वो जानते हैं कि ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कई सीटों में उनमें और भाजपा में जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। कई जगहों पर कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो 40% से ज्यादा था। इसीलिए राहुल गांधी नए सिरे से इन राज्यों में काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यह भी देख रहे हैं कि भाजपा के अंदर सिर्फ टब्बल हो रही है। भाजपा की कई ऐसी बैठकें हुई जहां पार्टी के नेताओं में आपसी टकराव हो गया। अब ये ताजा खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। हनुमानगढ़ी के महंत का गनर वापस लेने पर अयोध्या डीएम बोले उनका आपराधिक इतिहास पाया गया है। दोस्तों होता क्या है, भाजपा की एक मीटिंग होती है जिसमें एक डीएम भी होते हैं और एक संत भी होते हैं। सबसे पहली बात, कहने को यह भाजपा की समीक्षा बैठक थी, मगर उसमें डीएम और एक साधु क्या कर रहे थे? हालत यह हो गई कि दोनों के बीच में गाली गलौज तक बात आ गई। राहुल गांधी और अखिलेश देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर से टूट रही है। यानी कि हाल ही में गठबंधन को 43 सीटें मिली,
अगर राहुल और अखिलेश मेहनत करते गए तो 2027 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव का भी बयान सामने उभर कर आया है और मैं चाहूंगा इस पर आप गौर करें। उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना लें, जो सच में सज्जन हैं। उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। यहां पर बहुत ही चालाकी से अखिलेश यादव ने एक पत्ता फेंक दिया है, जिसकी वजह से भाजपा के अंदर और भी ज्यादा सिरफुटव्वल हो रही है। तो जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और भाजपा की जो गैर गुजरात लॉबी के नेता हैं, उनकी निगाह आने वाले 2 सालों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन पर है, राहुल गांधी की भी निगाह उन पर बनी हुई है। अगर इन राज्यों में इंडिया गठबंधन को सफलता मिलती है तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत जबरदस्त मुश्किल में अपने आप को पाने वाले हैं। मगर यकीनन चुनौतियां भी बेतहाशा हैं। और वो चुनौतियां क्या है राहुल गांधी के सामने, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। वो चुनौती है न्यायपालिका, वो चुनौती है मीडिया और वो चुनौती है सांप्रदायिक राजनीति। न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद कीजिएगा दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत की जज जस्टिस न्याय बिंदु ने केजरीवाल को बेल दे दिया था। और न सिर्फ बेल दिया था बल्कि ईडी के केस पर भी उन्होंने करारा हमला बोला था, उसे पक्षपाती बताया था। उसके बाद क्या होता है, उनका आदेश सामने भी नहीं आता है और हाईकोर्ट उनके फैसले पर रोक लगा देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाईकोर्ट ने किस बिना पर उनके आदेश पर शुरू में रोक लगा दी कि भाई जब तक हम इस पर अपना फैसला नहीं सुना सकते केजरीवाल रिहा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि औपचारिक तौर पर तो आदेश भी सामने नहीं आया था ना। न्यायपालिका अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ जस्टिस न्याय बिंदु जब फैसला सुनाते हैं तो भाजपा का प्रचार तंत्र उन पर अश्लील हमले बोलता है और दूसरी तरफ न्यायपालिका का रहस्यमय किरदार भी सामने उभर कर आता है, जिसमें कुछ जजेस कुछ ऐसे फैसले सुनाते हैं जो कि विपक्ष के खिलाफ दिखाई देते हैं और उन पर ढेरों सवाल भी उठते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया, जिसे मैं बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। गोदी मीडिया बर्बाद हो रहा है। इसकी वजह से यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि यह जो गोदी मीडिया है वो करोड़ों घरों तक पहुंचता है और इस गोदी मीडिया के जरिए राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनके खिलाफ झूठा और गंदा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। तो दूसरी बड़ी चुनौती यह है। तीसरी बड़ी चुनौती सांप्रदायिक राजनीति। आपने गौर किया होगा दोस्तों, चुनाव के नतीजे आते हैं और कई जगहों पर मुसलमानों पर फिर से हमले शुरू हो जाते हैं। कभी बीफ के नाम पर, कभी लिंच कर दिया जाता है। ऐसी ढेरों मिसालें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। कहीं मुसलमान का इलाज अस्पताल में चल रहा होता है तो भाजपा के सहयोगी संगठन अस्पताल पहुंच जाते हैं और उसे बाहर निकालने की बात करते हैं। यानी कि भाजपा जानबूझकर हर गुजरते दिन के साथ सांप्रदायिक पारा भी बढ़ा रही है। इसका सामना राहुल गांधी कैसे करेंगे? तो इसका आसान सा जवाब है कि विपक्ष को लगातार मुद्दे पर बने रहना है। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज की नसों में जहर भरने की कोशिश कर रही है, हर मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो नहीं भी होता उसका एक काल्पनिक चित्र प्रधानमंत्री पेश करते हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर है। और देश के प्रधानमंत्री को यह सब कहना शोभा नहीं देता। आज नहीं तो कल जो लोग इस जहर के शिकार हैं, इस सांप्रदायिक जहर के शिकार हैं, जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, वो भी इस बात को समझेंगे कि इस जहर से सिर्फ हमारा नुकसान है। क्योंकि 2014 से पहले यह समाज चल रहा था, इसकी अपनी चुनौतियां थी, मगर अब जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों में दुश्मनी पैदा की जा रही है। हिंदुओं को बार बार यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू खतरे में है, जबकि पिछले 10 सालों से हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगर विपक्ष मुद्दे पर रहा, अगर विपक्ष मुद्दे से नहीं भटका,
अगर विपक्ष अनुशासन के साथ काम करता रहा, चाहे बेशक उसके साथ एजेंसीज ना हो, मीडिया ना हो, मेरा मानना है कि अगर विपक्ष काम करता रहा तो उसे इसके नतीजे, इसके फल जरूर मिलेंगे। मुद्दे पर रहिए, लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी करते रहिए, विकेट जरूर चटकेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।